students, I am Akhilesh Kumar Srivastav. I am working in ABS Engineering College, and in the series of data structure lectures, today we will discuss about the recursion. So the outline of the lecture would be, we will first understand what is the recursion, we will see some of the examples of the recursive algorithms, then we will see what are the different types of the recursion, for example, head, tail and body recursion. We will discuss about the concept of the activation records, and finally we will discuss about the time and the space complexity of the recursive algorithms. So आप सभी लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में निश्चित रूप से रिकर्शन के बारे में पढ़ा होगा. आपने जो रिकर्शन के बारे में पढ़ा वो प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में पढ़ा. जनरल टर्म्स में रिकर्शन का क्या मीनिंग होगा? रिकर्शन एक ऐसा टर्म है जो ये बताता है कि किसी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप उस साइज से छोटी साइज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले फाइंड कर लीजिए, और अगर आप उसका भी सोल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे हैं तो फर्दर आप उससे छोटी साइज का सोल्यूशन फाइंड कर लीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म का सोल्यूशन पहले फाइंड कर लीजिए जिससे कि बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसान हो जाएगा. सो रिकर्शन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम where the solution depends on solutions to smaller instances of the same problem. For example, अगर आपके पास एक n है और आप इस n साइज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप n-1 साइज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लीजिए. अगर आप इसका भी सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो n-2 साइज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर आप किसी का भी सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जिससे कि आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर पाएं, और ये जो भी सोल्यूशन होगा इसको रिटर्न कर दें इससे जस्ट बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए. इसी तरह से ये वापस आएगा और फाइनली आपको n साइज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा. सो आई अगेन रिपीट, द रिकर्शन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वेयर द सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन सोल्यूशन टू स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम. अगर हम फंक्शन के रेस्पेक्ट में देखें, प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में देखें, सो एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है उसको हम रिकर्शन कहते हैं. लेकिन क्या कोई फंक्शन अपने आप को लगातार कॉल करता रहेगा? नहीं. हमें कुछ ऐसी कंडीशंस लगानी होंगी जहां हम ये स्टॉप कर पाएं कि ये फंक्शन कॉल यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा. तो एक ऐसी कंडीशन जहां पे आप टर्मिनेट करना चाहेंगे उसको हम बेस कंडीशन कहते हैं. So until a base condition is satisfied, the function will keep calling itself a number of times. Fine, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है. So n का फैक्टोरियल निकालने के लिए आप इसको छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले n-1 का फैक्टोरियल फाइंड कर लें, इसके बाद आप n-2 का फैक्टोरियल फाइंड कर लें, इसके बाद आप n-3 का फैक्टोरियल फाइंड कर लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ. आप रिड्यूस कर रहे हैं टर्म को, लेकिन रिड्यूस करते करते आप कहां तक रिड्यूस करेंगे? जब तक आपके पास 1 ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है. तो ये जो 1 है वो मेरे लिए बेस कंडीशन है. मैं n को तब तक रिड्यूस करूंगा जब तक 1 ना आ जाए. जैसे ही 1 आएगा मैं अपने फंक्शन कॉल को स्टॉप करूंगा और कहूंगा कि इसके बियॉन्ड या इससे छोटी क्वांटिटी का फैक्टोरियल मुझे नहीं निकालना है. सो दिस इज द बेस कंडीशन. एक और देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इसी रिकर्शन के बारे में. इन रिकर्शन द सब्सिक्वेंट कॉल्स रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर पास्ड until the value of parameter reaches to a minimum threshold. It is the same thing that I have told you, that in case we are calling the factorial of n, next time you will be calling the factorial of n-1, next time you will be calling the factorial of n-2, but up to a threshold only. So once you reach to the condition of f1 or f0, you will stop there. So this is the minimum threshold. जो n की वैल्यू है वो मिनिमम 1 हो सकती है. आइए कुछ एल्गोरिथम्स देखते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस देखते हैं. फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल का ही अगर हम पार्ट पिक करें तो फैक्टोरियल अपने आप से डिफाइंड है. जैसे फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1. तो हमने फैक्टोरियल को इसी के टर्म में डिफाइन कर दिया है. इसी तरह से
n माइनस वन का फैक्टोरियल विल बी n माइनस टू इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू। इसी तरह से n माइनस टू का जो फैक्टोरियल होगा दैट विल बी n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल। सो इसका मतलब है कि हमने इसको अपने टर्म्स में ही डिफाइन कर दिया। सो अगर हमने अपने टर्म्स में डिफाइन कर दिया है तो सबसे पहले हम रिकरेंस लिखना सीखते हैं और उस रिकरेंस से रिकर्सिव फंक्शंस बनाएंगे। तो रिकरेंस कैसे लिखा जाएगा? फैक्टोरियल n इज डिफाइंड एज n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन जब n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और फैक्टोरियल n की वैल्यू 1 होगी अगर n की वैल्यू 0 है। आपको पता है ना कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अदरवाइज आप n फैक्टोरियल को डिफाइन कर रहे हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। तो ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है जहां आपने ये बताया कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू डायरेक्टली 1 होती है, इसको हम बेस कंडीशन कहते हैं। तो जब तक बेस कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तब तक आप डिफाइन करते रहेंगे टर्म्स को। आइए इसी रिकरेंस के बेसिस पे इस एल्गोरिथम को लिखते हैं, और इस एल्गोरिथम में हमने फंक्शन का नाम लिखा फैक्टोरियल। n इज द पैरामीटर पास्ड, इसका मतलब है कि आप n का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। यहां आपने लिखा कि अगर n की वैल्यू 0 है तो आप रिटर्न 1 कर दीजिए, कॉलिंग फंक्शन को 1 रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अदरवाइज इसका मतलब कि n की वैल्यू 0 नहीं है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आप इस n के लिए n इंटू छोटे टर्म के लिए आपने सेम फंक्शन को कॉल कर लिया, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लिया। सो फैक्टोरियल n माइनस वन। सो ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, इसलिए ये रिकर्शन हो गया। सो n के फैक्टोरियल के लिए आपने लिखा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, और ये तब तक कॉल होता रहेगा जब तक कि मिनिमम थ्रेशोल्ड बेस कंडीशन पे हम नहीं पहुंच सकते। एक एग्जांपल अगर लें तो अगर हमें फैक्टोरियल 5 कंप्यूट करना है, सो n की वैल्यू 5 है, 0 नहीं है, एल्स में आएंगे और हम कॉल करेंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। n की वैल्यू 4 है, फंक्शन की डेफिनेशन पे हम आते हैं, 4 0 नहीं है, एल्स में आएंगे और हम कॉल करेंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। सो दिस विल बी 4 इंटू फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट इज n की वैल्यू 3 है, इसके साथ फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n 0 नहीं है, रिटर्न करेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सिमिलरली फैक्टोरियल 2 के लिए जब कॉल होगी तो n की वैल्यू 2 है, एंड दिस विल बी 2 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 के लिए जब कॉल होगी तो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 नहीं है, एल्स में आएंगे एंड दिस विल बी 1 इंटू फैक्टोरियल 0। जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये बेस कंडीशन अपीयर होगी और डायरेक्ट वैल्यू 1 रिटर्न हो जाएगी। तो इसका मतलब कि इस फैक्टोरियल 0 के करस्पॉन्डिंग जब आपने फैक्टोरियल 0 की कॉल को किया तो 1 रिटर्न हुआ। सो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मिली आपको 1 मिली, 1 इंटू 1 आपने किया, 1 वैल्यू आई जो कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू है। 2 इंटू 1 आपने किया, ये 2 आया, ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है, आपने रिटर्न कर दिया कॉलिंग फंक्शन को। 3 इंटू 2 6 आया जो कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है, आपने कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर दिया। 4 इंटू 6 24 जो कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है, कॉलिंग फंक्शन को आपने रिटर्न कर दिया। 5 इंटू 24 120, दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5, आपने कॉलिंग फंक्शन को ये रिटर्न कर दिया। तो आपने जिस ऑर्डर में फंक्शन को कॉल किया था, रिटर्न स्टेटमेंट जस्ट उसके अपोजिट ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस ऑर्डर में फंक्शन को कॉल किया उसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में रिटर्न स्टेटमेंट्स एनकाउंटर हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिकर्शन जो है वो स्टैक के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। सो आप ऐसा मान सकते हैं कि रिकर्शन इज एन इंडिकेशन और इज एन एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे a रेज़ टू द पावर b कंप्यूट करना है। a रेज़ टू द पावर b कंप्यूट करने के लिए चूंकि कंप्यूटर के पास कोई भी पावर ऑपरेटर अर्थमेटिक में नहीं है, तो आप a रेज़ टू द पावर b को ऐसे फाइंड कर सकते हैं, a इंटू a b टाइम्स। सो अगर आप a का मल्टीप्लिकेशन a से b टाइम्स कर दें तो ये a रेज़ टू द पावर b हो जाएगा।
आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a रेस्ट टू द पावर b इज इक्वल्स टू a इंटू a रेस्ट टू द पावर b माइनस 1। अगर आपने ऐसा लिखा तो निश्चित रूप से आपने a रेस्ट टू द पावर b को रिड्यूसिंग टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हम रिकरेंस से भी लिख सकते हैं। सो a रेस्ट टू द पावर b इज इक्वल्स टू a इंटू a रेस्ट टू द पावर b माइनस 1। लेकिन अगर आपके पास a रेस्ट टू द पावर 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली 1 है। तो ये मेरे लिए बेस कंडीशन हो गई। तो आई हैव द बेस कंडीशन, आई हैव द रिकर्सिव कॉल, रिकरेंस हैज बीन डिफाइंड, सो यू कैन राइट द रिकर्सिव फंक्शन। सो रिकर्सिव फंक्शन हम लिख रहे हैं एल्गोरिथम पावर ए बी। यहां पे a रेस टू द पावर b हमें कंप्यूट करना है। सबसे पहले मैंने बेस कंडीशन लिखा। अगर b की वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न कर देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ये बेस कंडीशन है। और अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे a इंटू ए रेस टू द पावर b माइनस 1। तो हमने a रेस टू द पावर b माइनस 1 को कॉल करने के लिए b माइनस 1 को पास कर दिया है। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन मैं करूंगा कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं पावर a कॉमा b माइनस 1। सो a सेम है लेकिन b को हमने रिड्यूसिंग कर दिया। फाइन, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे a रेस टू द पावर 4 कंप्यूट करना है तो b की वैल्यू 4 है। या हम ऐसा मान लें कि अगर हम 2 रेस टू द पावर 4 कैलकुलेट करना है सो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है। सो हमने कॉल किया फंक्शन 2 रेस टू द पावर 4 a कॉमा b के साथ में। चूंकि 2 रेस टू द पावर 4 की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं तो रिकर्सिव कॉल करते हैं। सो a इंटू a रेस टू द पावर b माइनस 1 को हमने कॉल कर दिया। 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 3, फिर 2 रेस टू द पावर 3, n की वैल्यू 3 है फंक्शन में, b की वैल्यू 3 है इस फंक्शन में देखिए, और b की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए हम ये वाला रिकर्सिव कॉल करेंगे एंड दिस विल कॉल a इंटू ए रेस टू द पावर b माइनस 1। सिमिलरली 2 स्क्वायर फाइंड करने के लिए 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 1, 2 रेस टू द पावर 1 फाइंड करने के लिए 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 0। जैसे ही b की वैल्यू 0 आई, ये बेस कंडीशन है और बेस कंडीशन में हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 1। सो 2 इंटू 1 इज द वैल्यू, 2 इंटू 1 विल बी द वैल्यू ऑफ 2 रेस टू द पावर 1। रिटर्न कर देते हैं। 2 इंटू 2 4 है, ये 2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई। सो अब हमारे पास 2 इंटू 4 8, 2 क्यूब की वैल्यू हो गई, रिटर्न कर दीजिए। 2 इंटू 8 16 हो गई, 2 रेस टू द पावर 4 की वैल्यू, इसको रिटर्न कर दीजिए। सो जिस ऑर्डर में आपने रिकर्सिव फंक्शंस को कॉल किया था उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में आपने रिटर्न स्टेटमेंट्स किए। इसका मतलब कि ये स्टैक के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम रिकर्सिव कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेथड को समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास दो वैल्यूज हैं a b और इनका न्यूमेरिकल वैल्यू है 36 एंड 18, 36 एंड 12 ले लीजिए। ओके, 36 एंड 12 ले लीजिए। सो 36 और 12 का मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। इसी को हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं इसको। अगर मुझे इसका GCD फाइंड करना है तो आप ये देखिए कि a और b में बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। इस केस में 36 बड़ी क्वांटिटी है 12 से, तो a इज ग्रेटर देन b, तो a में से b को माइनस कर लीजिए। सो 36 माइनस 12 करेंगे 24 आएगा। अब आपके पास a और b की वैल्यू है 24 एंड 12। अगेन a की वैल्यू b से ज्यादा है, इसलिए a में से b को माइनस कर लीजिए। सो 24 माइनस 12 करेंगे 12 आएगा, और इसके बाद a और b की वैल्यू इक्वल हो जाती है। जैसे ही a और b की वैल्यू इक्वल हो, आप कहेंगे चाहे a या b, यही इसका GCD है। फाइन, सो 12 इज द GCD ऑफ a एंड b, मीन्स 36 एंड 24। 36 एंड 24 का 36 एंड 12 का जो GCD है वो 12 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। a और b, लेट्स से द नंबर्स आर 54 एंड 24। इन दोनों का GCD फाइंड करते हैं।
54 और 24 के जीसीडी फाइंड करने के लिए 54 इज ग्रेटर देन 24, सो आप माइनस कर दीजिए 30, 24। 30 और 24 में बड़ी क्वांटिटी 30 है, 30 में से 24 को माइनस कर दीजिए, ये 6 हो गया, ये 24 हो गया। अब बी ए से बड़ा है, उस केस में बी में से ए को माइनस कर दीजिए, ये 18 हो गया और ये 6 हो गया। अगेन बी बड़ा है, फिर से एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 18 माइनस 6, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। अगेन बी बड़ा है, माइनस कर दीजिए उसको, उसमें से ए, लास्ट में ए और बी इक्वल आ गए, तो 6 इज द जीसीडी ऑफ 54 एंड 24। सो ये जो मेथड आपने अडॉप्ट किया, इसमें आपने कहा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप ए में से बी को माइनस कर लीजिए, जैसे कि यहां पे था 54 वॉज ग्रेटर देन 25, सो आपने ए में से बी को माइनस कर लीजिए और आप फाइंड कीजिए जीसीडी 30 और 24 का। सो द जीसीडी ऑफ 30 एंड 24 विल बी सेम एज जीसीडी ऑफ 54 एंड 24। ओके, दैट्स वाई आपने यहां पे लिखा कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो, और अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, बी ग्रेटर देन ए है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस जहां 6 और 24 है, तो अगर 6 और 24 का जीसीडी हम निकाल रहे हैं, सो दैट विल बी सेम एज द जीसीडी ऑफ 6 एंड 18। सो इसलिए आपने जीसीडी कॉल किया a कॉमा बी माइनस ए, अगर b ग्रेटर देन a है तो। अगर a और b दोनों इक्वल आ जाएं तो हम a रिटर्न कर सकते हैं। दिस एक्चुअली इज अवर द बेस कंडीशन। सो हमने एक रिकरेंस डिफाइन कर लिया, इस रिकरेंस के अकॉर्डिंग रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। रिकर्सिव फंक्शन का नाम है जीसीडी, a और b पैरामीटर इसमें पास्ड हैं, और अगर a b के इक्वल है तो आप a को रिटर्न कर दीजिए, दिस इज द बेस कंडीशन। लेकिन अगर a ग्रेटर देन b है तो आप कॉल कीजिए जीसीडी a माइनस बी बी, और जो भी जीसीडी आए उसको रिटर्न कर दीजिए। लेकिन अगर a ग्रेटर देन b भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल्स टू b भी नहीं है, a ग्रेटर देन b भी नहीं है, तो निश्चित रूप से a लेस देन b है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि b ग्रेटर देन a है। अगर b ग्रेटर देन a है तो आप कॉल कीजिए जीसीडी a b माइनस a, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करके। फाइन, और ये जो आंसर आए इसको आप रिटर्न कर दीजिए। इसे जीसीडी को फाइंड करने का एक और मेथड है, इस मेथड को हम मॉड्यूलस मेथड कहते हैं या डिवीजन मेथड कहते हैं। फाइन, अगर हम दो नंबर्स ले लें a और b, और इनकी वैल्यू हम ले लें 54 एंड 24, और आपको इसका जीसीडी फाइंड करना है, तो जीसीडी फाइंड करने के लिए बड़ी क्वांटिटी का छोटी क्वांटिटी से मॉड्यूलस ले लीजिए। इट मींस 54 इज ग्रेटर देन 24, सो यू फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ 54 मॉड्यूलस 24 एंड 24। सो यू फर्स्ट फाइंड आउट इफ a इज ग्रेटर देन b, यस, सो आप 54 और 24 का मॉड्यूलस फाइंड करें, तो मॉड्यूलस 6 आएगा 24 मल्टीप्लाइड विद 2 इज 48, 6 इज द रिमाइंडर। नाउ इस केस में 6 और 24 में 24 बड़ा है, तो आपको बड़ी क्वांटिटी का रिमाइंडर छोटी क्वांटिटी से लेना है, डिवीजन करना है छोटी क्वांटिटी से। सो यू आर गोइंग टू फाइंड 24 मॉड्यूलस 6, 24 मॉड्यूलस 6 इज 0, 4 इज द कोशेंट, बट द डिवीजन करने से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर एक क्वांटिटी 0 आ गई, सो दूसरी जो क्वांटिटी होगी यही जीसीडी होगा। तो इस 54 और 24 में जो जीसीडी है वो 6 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 69 एंड 15, इन दोनों का हम जीसीडी फाइंड करते हैं। इसमें बड़ी क्वांटिटी 69 है, तो आपको फाइंड करना है 69 मॉड्यूलस 15। 69 मॉड्यूलस 15 आप निकालेंगे तो 9 आएगा और 15 यहां मिलेगा। इस केस में b इज ग्रेटर देन a, सो आपको फाइंड करना है 15 मॉड्यूलस 9। 15 मॉड्यूलस 9 करने से आपको 6 मिलेगा, यहां मिलेगा 9। चूंकि 9 जो 15 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए वन टाइम डिवीजन करेगा और 6 विल बी द रिमाइंडर। नाउ यू विल फाइंड 9 मॉड्यूलस 6 बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 6, सो दिस विल बी 3, दिस विल बी 6।
b is greater than a, so you will find 6 मॉड्यूलस 3। जैसे आप 6 मॉड्यूलस 3 फाइंड करेंगे ये 0 हो जाएगा और यहां आएगा 3। सो 3 इज द GCD ऑफ दीज टू नंबर्स। सो अगर a 0 हो जाए तो b इज द GCD, अगर b 0 हो जाए तो a इज द GCD। ओके, सो रिकरेंस हम देखते हैं। रिकरेंस में हमने लिखा कि इफ a इज ग्रेटर देन b, सो यू हैव टू फाइंड द GCD ऑफ a मॉड्यूलस b एंड b। हम a को शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। अगर b इज ग्रेटर देन a, देन यू हैव टू फाइंड द GCD ऑफ a एंड b मॉड्यूलस a। b को आप छोटा कर रहे हैं इस केस में। अगर b 0 हो जाए तो a GCD होगा, और अगर a 0 हो जाए तो b GCD होगा। तो दोनों क्वांटिटी में से कोई भी 0 हो जाए तो दूसरी जो क्वांटिटी बचेगी वो आपका GCD होगा। तो आइए इसके लिए फंक्शन लिखते हैं, GCD a, b। अगर a 0 है तो b रिटर्न कर दीजिए, b GCD होगा, और अगर b 0 है तो a रिटर्न कर दीजिए, a GCD होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे दो बेस कंडीशंस हैं, यहां पे एक बेस कंडीशंस नहीं बल्कि दो बेस कंडीशन हो गई। नाउ अगर a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो आप फाइंड कीजिए कि अगर a ग्रेटर देन b है तो आप फाइंड करें GCD ऑफ a मॉड्यूलस b और इसको रिटर्न कर दें। अदरवाइज इसका मतलब है कि b इज ग्रेटर देन a, उस केस में GCD ऑफ a एंड b मॉड्यूलस a आप फाइंड करें और उसको रिटर्न कर दें। तो GCD हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ओके, वन इज द सब्सट्रैक्शन मेथड एंड वन इज द मॉड्यूलस मेथड, डिवीजन मेथड। अब टाइप्स ऑफ रिकर्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिकर्सिव कॉल्स जब भी हम कर रहे हैं तो रिकर्सिव कॉल्स किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट नंबर पे हो रहा है। इसी स्टेटमेंट नंबर के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप का रिकर्शन है। अगर हमने एक ऐसा रिकर्शन कॉल किया जिसमें कि एंट्री करते ही विदाउट एनी कंडीशन आप रिकर्शन को कॉल कर देते हैं, इसको आप कहते हैं हेड रिकर्शन। तो अगर रिकर्सिव कॉल इज द फर्स्ट स्टेटमेंट in the recursion, you say that this is the head recursion. You can see that if you number these statements, so this is the first statement, there will be subsequent statement 1 2 3 4 and so on so forth. So as a first statement only there is a recursive call, that is why it is called the head recursion. Tail recursion क्या है? When a recursive call is the last statement, हमने recursion लिखा और जो recursive call किया वो सबसे लास्ट में किया, ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट है रिकर्सिव कॉल, इसको हमने कहा कि दिस इज द टेल रिकर्शन। बॉडी रिकर्शन क्या हुआ कि एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करने से पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं और रिकर्सिव कॉल को कॉल करने के बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा बॉडी रिकर्शन हुआ। इसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, इसलिए ये बॉडी रिकर्शन हुआ। और ट्री रिकर्शन, ट्री रिकर्शन एक ऐसा रिकर्शन है जो हो सकता है कि हेड हो सकता है कि टेल हो सकता है वो बॉडी रिकर्शन भी हो, लेकिन इसमें एक ही फंक्शन में मोर देन वन फंक्शन कॉल्स होती हैं, रिकर्सिव कॉल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे रिकर्शन n है और आपको रिकर्शन n-1 के साथ भी कॉल करना है और n-2 के साथ भी कॉल करना है। इसको हम ट्री रिकर्शन क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए कि n की वैल्यू 4 है तो रिकर्सिव कॉल 3 के साथ भी होगी, 2 के साथ भी होगी। इस 3 के लिए रिकर्सिव कॉल 2 के साथ भी होगी, 1 के साथ भी होगी। इस रिकर्शन का कॉल 2 के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा और 0 के साथ भी होगा। इसका भी 1 के साथ 0 होगा और कॉल होगा और 0 के साथ कॉल होगा। तो एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम ये मान लें कि बेस कंडीशन ये कह रहा है कि n की वैल्यू 1 या 0 पे हम स्टॉप कर देंगे तो ये हमारा ट्री बन गया। तो ये ट्री रिकर्शन है। सो ट्री रिकर्शन में एक ही फंक्शन में मोर देन वन रिकर्सिव कॉल्स होती हैं। आइए पढ़ते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के बारे में। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है स्टैक रीजन में, इसी को हम कॉल स्टैक भी करते हैं। और कॉल स्टैक में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, अगर हम मान लें कि हमारा एक फंक्शन, एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें इस स्टेटमेंट का एड्रेस 1000 है और इस स्टेटमेंट का एड्रेस 1004 है, तो इसमें हमने माई फंक्शन को कॉल किया। माई फंक्शन को कॉल करने का जो स्टेटमेंट का एड्रेस है वो 1000 है। तो सबसे पहले जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल फंक्शन के डेफिनेशन पे पास हो जाएगा, लेकिन जैसे ये फंक्शन कंप्लीट होगा हम वापस इसी पे आएंगे। तो इसीलिए हम सेव करना चाहेंगे ये एड्रेस जहां पे हमें वापस आना है, इसको हम रिटर्न एड्रेस कह रहे हैं। इस फंक्शन को हमने 10 आर्गुमेंट्स के साथ कॉल किया है।
10 मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। सो एक्चुअल आर्गुमेंट भी हम स्टोर करेंगे इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी तो n लिखा जो कि फॉर्मल आर्गुमेंट है, जो कि 10 की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। सो फॉर्मल आर्गुमेंट के लिए भी स्पेस हो गया। और इस फंक्शन में हमने p नाम का एक लोकल वेरिएबल लिखा, तो इसको भी हमने स्टोर किया टेम्परेरी वेरिएबल्स में, और हमने रिटर्न किया। सो रिटर्न वैल्यू क्या है वो भी हमने एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स में स्टोर कर लिया। सो ये 5 कंटेंट्स होते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक रीजन में फॉर्म होगा। एक एल्गोरिथम आपके पास है फैक्टोरियल की, इसके लिए देखते हैं कि कैसे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी फाइंड की जाएगी। बहुत ही आसानी से हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कि हमने मान लीजिए कि हम फैक्टोरियल 5 के लिए कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहली कॉल फैक्टोरियल 5 की है। इसको हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर कर लेते हैं। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 5 की कॉल हुई तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को बता रहा है। फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 4 की कॉल होगी, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 3 की कॉल होगी, इसको स्टोर कर लेते हैं हम। फैक्टोरियल 2 के बाद फैक्टोरियल 3 के बाद 2 की कॉल होगी, 2 के बाद 1 की कॉल होगी, 1 के बाद 0 की कॉल होगी। जैसे 0 आ जाएगी वैल्यू, हम 1 रिटर्न करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वैल्यू भी रिटर्न की जाएगी, ये भी पॉप हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू रिटर्न की जाएगी, ये भी पॉप हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू रिटर्न की जाएगी, ये भी पॉप हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू रिटर्न की जाएगी, ये भी पॉप हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू फाइनली रिटर्न करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि किसी मूवमेंट पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स स्टैक पे पेंडिंग हैं, दोज आर 1 2 3 4 5 6, जब हमने फैक्टोरियल 5 के लिए कॉल किया। अगर हम ये मान लें कि हम फैक्टोरियल n के लिए कॉल कर रहे हैं, सो टोटल नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जो पेंडिंग होंगे स्टैक में, दोज विल बी n+1। अगर हम ये माने कि हर एक्टिवेशन रिकॉर्ड कांस्टेंट स्पेस लेता है, तो टोटल स्पेस जो कंज्यूम हो रहा है वो हो रहा है n+1 into c। So n+1 into c is the total space required for the execution of this program, for the execution of this recursive function। So हम मान सकते हैं कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा n है, क्योंकि 1 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। अब देखते हैं हम टाइम हमने कितना लगाया। किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम स्टैक पे पुश भी कर रहे हैं और हम स्टैक पे पॉप भी करेंगे। तो हम फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके लिए पुश हुआ, एक इसके लिए पुश, सभी के लिए एक एक पुश ऑपरेशंस हो रहे हैं और इन्हीं के लिए पॉप ऑपरेशंस भी होंगे। तो आपके पास n+1 पुश ऑपरेशंस हैं और n+1 पॉप ऑपरेशंस हैं। हमने पहले ही देखा है स्टैक में कि किसी भी पुश या पॉप ऑपरेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। सो अगर हम माने कि टोटल एफर्ट कितना लग रहा है, सो दिस विल बी 2 into n+1 into सम कांस्टेंट। सो जो टाइम एफर्ट हमारा लग रहा है, दिस इज 2 into n+1 into सम कांस्टेंट c, जिसको हम थीटा n लिख सकते हैं। सो इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा n हो गई। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी थीटा n है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थीटा n है। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसी एल्गोरिथम को फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए हम आइटरेटिव एल्गोरिथम लिखें, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। टाइम तो सेम रहेगा थीटा n, लेकिन हो सकता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बच जाए। तो आइए हम इसके लिए एक आइटरेटिव एल्गोरिथम लिखते हैं। सो वी आर फाइंडिंग द फैक्टोरियल, लेट्स से वी हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ सम n नंबर। एक f ले लेते हैं जिसको 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। लूप चलाते हैं फॉर i इक्वल्स टू 1 to n, एंड देन यहां लिखते हैं f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड विद i। 1 से लेके n तक सभी क्वांटिटीज से ये मल्टीप्लाई करेगा और फाइनली यू कैन रिटर्न दिस f। So this f is getting returned and this actually is the factorial of the given number. So now you can see that you have taken from your side two variables, one is f, another one is I,
So there are only two variables that you are taking. So the space complexity of this algorithm will be theta 1. And what about the time? It is getting executed, this loop is getting executed for n times. So n यहाँ पे effort, 1 इस statement के लिए, 1 इस statement के लिए. So total statements n plus 2. So time complexity is theta n, which is same as that in the recursive algorithm. But the space has changed drastically. So that means कि जब हम रिकर्सिव एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो यूजुअली रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भले ही कम हो. तो रिकर्शन और आइटरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ रही है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जा रही है. सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि रिकर्शन क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हमने फंक्शंस देखे, रिकर्सिव फंक्शन, और फाइनली हम लोगों ने देखा कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं. थैंक यू.